हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 5 की, जिसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, रिलेशनशिप देखेंगे, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस से। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अगर मैं बात करूं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता गया तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक होता है सर्किट। तो सर्किट को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सर्किट में कौन बनता है, सेल या बैटरी। तो उस सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि उस बैटरी के अंदर, उसके अंदर जो भी मटेरियल, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, उनके थ्रू जो ऑफर्ड सेल रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो यहाँ क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल to the flow of current is called the internal resistance of cell. If the current I is drawn from the cell, which is internal resistance is a small r. यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं r लिख रहा हूँ, यानी कि स्मॉल r. The voltage drop is V is equal to IR. अब यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप भी बोल देते हैं. So the voltage drop is V is equal to IR. तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं सेल के, तो उसको हम लोग किस तरीके से शो करते हैं फिगर में, ये देखिएगा. कह रहा है सेल विद द इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन दिस फिगर. तो इस तरीके का फिगर हम बनाते हैं और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को. तो आपको दिख रहा होगा एक वायर यहाँ है, वायर का एक पॉइंट ये ले लिया है, वायर का एक पॉइंट ये ले लिया. अब इस पॉइंट के बीच में केवल क्या है कि यहाँ पर आपको एक सेल दिख रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस. तो ये इस तरीके से हम शो करते हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं. तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा. The relationship between the EMF, terminal voltage and the internal resistance. ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं. तो EMF आपको मालूम ही है क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज आपको मालूम है क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम है क्या होता है. अब इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. देखिएगा, कह रहा है लेट अ सेल ऑफ EMF E. एक सेल है जिसका EMF E है and internal resistance R be used to send current. अब इसका internal resistance R है, small r, ठीक है, is used to send the current to the external resistance capital R connected across the cell as shown in the figure. अब इस फिगर को थोड़ा सा पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको आगे की चीजें समझाऊंगा. अगर आप इस सेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेल दिया है जिसका EMF E लिया गया है, जिसे हम बेसिकली एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन का सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एप्सिलॉन. ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R. इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है V. ठीक है, तो अगर मैं इसमें, अगर मान लीजिए आपको इस कंप्लीट सर्कल का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, so the total resistance of the circuit is equal to small r plus capital R. ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि भाई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके बाद जो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आता है, तो ये हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस. ओके, अगर अब मैं यहाँ पर करंट निकालता हूं, तो करंट को अगर मैं सर्किट में देखूंगा तो अलग की चीज है, लेकिन अभी मैं करंट को सेल के साथ लेता हूं. तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल I इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे बेटा, EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये ले लेंगे, जिसको हम फाइनली और क्या लिख सकते हैं, EMF ऑफ द सेल का मतलब एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का मतलब हो जाता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r.
ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 2, यानी कि I इज इक्वल टू एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ से EMF ऑफ द सेल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। यहीं से EMF ऑफ द सेल को निकालते हैं, तो R को इधर कर लेते हैं। तो EMF ऑफ द सेल यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, IR और प्लस IR, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक रिलेशन 3, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, ये एक रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा कैपिटल V हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अगर मैं यहाँ टर्मिनल वोल्टेज निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा, ओके, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है बेटा, कैपिटल V। तो कैपिटल V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V का मतलब क्या हो जाता है, I इंटू आर, I इंटू आर, ये हो जाता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। अगर यहाँ से I इंटू आर आ रहा है तो इसको और फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब इसी के साथ जब हम टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V निकाल चुके तो हम वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब स्मॉल v, तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, कैपिटल I और स्मॉल r, ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 5। तो हमको ये मालूम है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो इक्वेशन नंबर 3 एप्सिलॉन यानी कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू IR प्लस IR, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप। और हमको कैपिटल IR और स्मॉल IR की वैल्यू पता है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशंस करता भी हूं, अगर मैं मान लीजिए कॉम्बिनेशंस करता हूं इक्वेशंस की, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन, तो बाई इक्वेशन 3, 4, 5, तो यहां लिख सकता हूं मैं बाई इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इन पांचों इक्वेशन से मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बहुत ही इजीली लिख सकता हूं, ठीक है। कैपिटल V प्लस स्मॉल v। तो अब यहां से अगर मैं स्मॉल v की वैल्यू को निकालना चाहूंगा तो मैं स्मॉल v को क्या लिख लूंगा, एप्सिलॉन माइनस v, क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V लिख सकता हूं। अब ये जो कैपिटल V है, अगर आप यहां ध्यान देंगे इस वाली इक्वेशन पे, तो इस वाली इक्वेशन पे कैपिटल V का मतलब क्या हो जाता है बेटा, IR, कैपिटल V, ठीक है। कैपिटल V है। अच्छा, लेकिन पहले अभी और चीजें देख लेते हैं। स्मॉल v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा यहां पर स्मॉल v है, तो अगर आप इक्वेशन 5 को देखते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 में ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू I इंटू आर लिया, v इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहां पर r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द इक्वेशन 5, r इज इक्वल टू I अपॉन v, सॉरी, r इज इक्वल टू v अपॉन आई, r इज इक्वल टू v अपॉन आई होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ओके। r इज इक्वल टू v अपॉन आई होगा। अब वो भी कौन सा v है, स्मॉल v, तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल केस में बनाता हूं, अपॉन आई, ठीक है। अब स्मॉल v की वैल्यू क्या है बेटा, ये स्मॉल v की वैल्यू क्या है, ये, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V अपॉन आई, ये हो गया। अब यहां पर आप I की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से I की वैल्यू पुट करेंगे, देन इट इज कैपिटल V अपॉन R, सो दैट इज द कैपिटल V अपॉन R। तो एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V अपॉन R, तो मैं यहां अपॉन R लगा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, तो अब देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये r कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर, और यहां आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस v अपॉन v। तो इस v को इसके साथ अगर सॉल्व करेंगे तो ये सबके साथ अपॉन में आएगा, इसके साथ आगे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं आप, इसको फाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन v और -1, और ये आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में r। तो एक फाइनल रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा, तो हम उसको इतने तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो बेसिक ये होते हैं बेटा हमारे रिलेशन, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसके रिलेशन को ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा और एक बार फिर से देखिएगा इसका रिलेशन कैसे निकाला गया है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। आपने यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकाला विच इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो सेल का रेजिस्टेंस ले लेंगे तो विच इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल I इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि आपका एप्सिलॉन बाई R1 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहां से आपने क्या किया, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाली विच इज इक्वल टू, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज I इंटू R और फिर प्लस I इंटू स्मॉल r, ये हमने लिख लिया। अब टर्मिनल वोल्टेज जब हम लोगों ने निकाला बेटा, यहां पर आके जब हम लोगों ने टर्मिनल वोल्टेज निकाला देन इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R और वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया, V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 का हेल्प लेके 3, 4 और 5 का हेल्प लेके एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v लिख लिया, ये आपने लिख लिया। इसके बाद यहां से आपने स्मॉल v की यानी कि वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू निकाल ली विच इज इक्वल टू दिस। अब यहां से आपने क्या किया कि R यानी कि इक्वेशन 5 से R की वैल्यू लिखी स्मॉल v यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट विच इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर ली, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आपने यहां पर रखी एप्सिलॉन माइनस कैपिटल V यानी कि ये क्या था, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन I विच इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सर्किट अपॉन टर्मिनल वोल्टेज बाय द रेजिस्टेंस विच इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करोगे बेटा तो आप फाइनली इस आंसर पे पहुंचोगे। तो इस तरीके से आपका देखिए क्या क्या आ गया, दैट इज द ईएमएफ, दैट इज ये क्या हो गया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज द ईएमएफ एंड दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है, सॉरी ये कैपिटल V है, तो ये कैपिटल V है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो इनके बीच में रिलेशन आ गया, तो हमको रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना था, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना था, तो इनके इनके बीच में ये रिलेशन आ गया, साथ में ये R भी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो हमें थोड़ा सा इसको डराइव करते टाइम या इनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है द फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला, द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लेस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े कम कहीं ना कहीं होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी कि एक इनको ट्रेवल ज्यादा करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इनके बीच में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो कह रहा है मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ग्रेटर द इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड, नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो लेस आयनिक, लेस आयनिक का मतलब हो गया जिनमें बहुत ज्यादा आयंस नहीं है, लेस आयनिक द इलेक्ट्रोलाइट और हाइयर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हाइयर कंसंट्रेशन है, लेस आयनिक है, तो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। आगे, द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है हाइयर द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेस द इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद बात करते हैं बेटा, अगर आप रेजिस्टर्स की बात करेंगे तो रेजिस्टर्स के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बेसिक दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम देखिएगा, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, देखिएगा। ये एक सर्किट है, सर्किट में यहां पर बैटरी है, यहां पर स्विच है। अब देखिएगा यहां पर पहला रजिस्टर है R1, यहां पर दूसरा रजिस्टर है R2, यहां पर तीसरा रजिस्टर है R3, ये तीन रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और हमें इन्हीं रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन निकालना है कि इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा। ये तो तीन अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हैं, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आएगा। इसमें करंट हो रही है फ्लो I, दैट इज द I। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम पॉइंट A से पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर हम पॉइंट A से पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये रेजिस्टेंस R1 है,
तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 आएगा। मान लेते हैं कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया बेटा, V1 ले लिया। ऐसे ही R2 यानी कि पॉइंट B और पॉइंट C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया बेटा, V2 ले लिया। ठीक है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहां आ गया पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो इसका मतलब अब यहां पर I तो सब में सेम फ्लो होगा क्योंकि एक सिंगल वायर है, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 वो इस सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। अगर और भी रहते तो ऐसे ही चलता जाता। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 हो गई। करंट I फ्लो हो रही है, करंट क्या फ्लो हो रही है बेटा, I फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस दिया है तो वो बात की बात है। अभी हमको रिलेशन ही तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये समझाते हैं। अभी आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट A और B के लिए, किसके लिए बेटा, पॉइंट A और B के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A और B का रिलेशन यानी कि I, तो फ्रॉम बाई फॉर AB, तो अगर फॉर AB पॉइंट के बीच के लिए आप निकालते हैं V यानी कि V1 निकालते हैं, तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू R1, ये आ जाएगा। V इज इक्वल टू I इंटू R1 ऐसे आया। ऐसे ही V2 निकालेंगे आप तो वो क्या आ जाएगा, I इंटू R2। ऐसे ही V3 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, I इंटू R3, ये आ जाएगा। तो आपको V1 प्लस V2 प्लस V3 पता है। ओके, अच्छा आपको एक चीज और पता है कि अगर मैं इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, I दैट इज द करंट और दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस R। कैपिटल R का मतलब क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। ये R1 R2 नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, V की वैल्यू को निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान देना, V इज इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज ओके। सो V की जगह आप क्या पुट कर लो, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR। अब V1 की वैल्यू क्या है, I प्लस R1, तो यहां लिखा IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है बेटा, IR2 प्लस V3 की वैल्यू क्या है बेटा, IR3 इज इक्वल टू IR। यहां से I कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख लिया R1 प्लस R2 एंड प्लस R3 इज इक्वल टू IR। अब I से I कैंसल हो गया विच इज इक्वल टू दिस, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सीरीज में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनका सम एक सिंपली हम उनको डायरेक्टली ऐड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जितने ज्यादा रजिस्टर्स होंगे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐड होते जा रहे हैं तो उतने ज्यादा ही इंक्रीज होंगे, यानी कि जितने ज्यादा रजिस्टर्स उतना ज्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये से बोलते हैं बेटा हम सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम लोग इस स्टेप को यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स हैं, इससे आप बड़े ही आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का, सीरीज रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस का रिलेशन आप बहुत ही आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स जो होते हैं बेटा वो बिटवीन द सेम टर्मिनल तो कनेक्ट होते हैं लेकिन अलग अलग वायर होते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ बैटरी है, यहाँ की है, करंट जा रहा है। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 3 रजिस्टर्स लगे हैं और वो भी तीनों अलग अलग वायर में। तो अलग अलग वायर में जाकर, तो बेटा अगर एक सिंगल वायर में टोटल करंट I था, अब यहाँ आके करंट 3 वायर में डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है तीनों में अलग अलग डिवाइड होगा। तो मान लो इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 और इसमें I3। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि टोटल करंट कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड प्लस I3। अगर और भी रजिस्टर्स होते तो और निकालते। अच्छा, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल रहा है बिटवीन द पॉइंट A एंड B, तो बिटवीन द पॉइंट A एंड B एक ही पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है विच इज V। इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ही है। और R1 के लिए भी वही होगा,
R2 के लिए भी वही पोटेंशियल डिफरेंस और R3 के लिए भी वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए कोई भी रजिस्टर रहे यहाँ पर सबके लिए क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट नहीं है। हर एक अलग अलग पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन सेम पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, यानी कि पैरेलल में है तो वो सेम होगा। ठीक है, तो हमको यहां पर मिल गया I इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमको बेसिक फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू आर। ये हमारे पास हमको रिलेशन पता है। अब यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या क्या है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे I निकाल लो। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R। यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप हर एक पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो पहले आप हर एक पॉइंट के लिए निकाल लो। तो इसको मैंने पहले लिख दिया है, तो इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो पहले आप हर एक पॉइंट के लिए I निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, V बाई R2। I3 क्या आ जाएगा बेटा, V बाई R3। ये सबकी वैल्यू आ गई। अब आप इसका यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V बाई R। I का मतलब क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V बाई R। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V बाई R। I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू देखिए क्या क्या है, सबको पुट करते जाइए। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3 विच इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए ऊपर से V कॉमन लिया जा सकता है, तो V कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये V से ये V कैंसल, तो यहां क्या बचा, इसका मतलब ये बच गया 1 बाई R। देन इट मींस 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये रिलेशन हमने निकाला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कंबाइंड है और जितने ज्यादा रेजिस्टेंस अगर होते जाएंगे ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली कंबाइन होते हैं और वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। तो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है फॉर द टू रजिस्टर, यहां ध्यान दीजिएगा, फॉर द टू रजिस्टर ज्वाइंड इन सीरीज, अगर दो रजिस्टर सीरीज में ज्वाइन है, देन इक्विवेलेंट रजिस्टर इज मोर देन व्हेन दे आर ज्वाइंड पैरेलल, और कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में। तो मान लीजिए आपके पास रजिस्टर्स पैरेलल और सीरीज दोनों में ज्वाइन है, तो देयरफॉर अगर मैं उनका ग्राफ बनाऊंगा, VI ग्राफ अगर बनाता हूं तो किस तरीके से बनता है, द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन सीरीज सर्किट है, तो उसमें अगर आप सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, देन R इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I, यानी कि R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब आप सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस निकालते हो जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो इसका मतलब वहां पर V ज्यादा होना चाहिए और I कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये VI ग्राफ है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के लिए स्लोप ज्यादा होना चाहिए। अगर स्लोप ज्यादा है तो वो सीरीज सर्किट का स्लोप है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, और अगर स्लोप कम है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो वही कह रहा है बेटा यहाँ पर, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन विल हैव मोर स्लोप देन दैट द पैरेलल कॉम्बिनेशन एज शोन। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन का स्लोप ज्यादा है। कैसे ज्यादा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये यहां तक v ले रहा है और ये I ले रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, v की वैल्यू तो कम कर ले रहा है, साथ ही साथ I की वैल्यू इसकी बढ़ जा रही है, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कम हो जा रहा है और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो ज्यादा हो जा रहा है। तो दैट्स वाई जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं उनके नंबर्स इंक्रीज होने पर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और सीरीज में इंक्रीज करता जाएगा। इसीलिए सीरीज का जो स्लोप होता है वो ज्यादा स्लोप होता है और पैरेलल का कम स्लोप होता है। इस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट कहता है बेटा, if the current I is divided into two resistors R1 and R2 connected in parallel, तो अगर मान लीजिए कि आपकी डिवाइस पैरेलली कनेक्ट है तो आपका करंट डिवाइड होगा I1 और I2 में। तो अगर आपका करंट I1 और I2 में डिवाइड होता है तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं कि टोटल I कितना है बेटा, I1 प्लस I2, ये आपका टोटल I है। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बनेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से V दोनों के लिए सेम है, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R1 में जो करंट फ्लो हो रही है I, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट यानी कि I R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा I के लिए रिलेशन, I1 के लिए। सेम इसी तरीके से R2 में जो I2 फ्लो हो रही है उसका क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू कैपिटल I R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा बेटा I2 के लिए, यानी कि रजिस्टर 1 में जो करंट फ्लो होगा वो ये आएगा, रजिस्टर 2 में जो करंट फ्लो होगा वो ये आएगा। तो ये सिंपल और बेसिक चीजें होती हैं, इसको एक बार देखेंगे दिमाग में आ जाएगा और प्रैक्टिस करनी है बस आपको इसके न्यूमेरिकल्स की। आगे तीसरा और लास्ट पॉइंट इसका कह रहा है क्या, इफ द वोल्टेज V इज डिवाइडेड, अगर वोल्टेज V डिवाइड है यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्टेड किस तरीके से हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, अब यहां पर करंट क्या है, एक सिंगल करंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन टोटल V क्या है, V1 प्लस V2। तो यहां पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू टोटल V अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, I इज इक्वल टू टोटल V अपॉन R1 प्लस R2। अब मैं यहां निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालता हूं, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, V1 इज इक्वल टू IR1 होगा। अब यही IR1 क्या हो जाएगा, VR1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, VR1 अपॉन R1 प्लस R2। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 निकालते हैं तो V2 इज इक्वल टू IR2 आएगा, विच इज इक्वल टू VR2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा रिलेशन इसका। तो इन सारी चीजों को बेटा आपको केवल सिंपली ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखिए बहुत इजी चीज होती है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रहेगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। ओके, आइए देखते हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने बात की इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस विद इन द सेल होता है। इसके बाद किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके रिलेशनशिप ईएमएफ, वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन आता है उसको हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम उसको रिलेट करते हैं। ओके बेटा, उसके बाद हम लोगों ने बात की उसके फैक्टर्स कि किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन को हमने देखा और दोनों तरीके के कॉम्बिनेशंस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी ड्राइव किया रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा ग्राफ इसका। तो ग्राफ में क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कुछ कॉमन सी चीजें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। इसकी प्रैक्टिस बेटा, हाँ, इसमें जो डेरिवेशन किए गए इसकी प्रैक्टिस घर पे आप सेल्फ 2-3 बार करिए ताकि आपकी आदत बनी रहे और इसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए इस चैप्टर की, क्योंकि एग्जाम से अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप क्लियर करिए उस डाउट्स को, मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये डाउट है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इज दैट क्लियर? तो बस आप इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।